स्टार्ट कर। जो फर्स्ट थियरी है डुरन डेविड की, वो नेट इनकम थियरी थी। उसने बोला था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें जब डेट कैपिटल बढ़ाएंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाता है। उसने डेट कैपिटल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखा था कि उसको बढ़ाना है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना है। अब दूसरी थियरी इसने बनाई, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, the capital structure decision is independent to the valuation of firm. इस थियरी के हिसाब से मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म विल डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो कंपनी अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाती है, जिसमें सिर्फ गुड्स सेल करके रेवेन्यू जनरेट किया जाता है या सर्विसेज देकर कुछ रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, उसके बाद सारे एक्सपेंसेस हम बाद में लेस करेंगे, इंटरेस्ट टैक्स वगैरह वो सब बाद में लेस करेंगे। तो नॉर्मली जो हमारा रेवेन्यू जनरेशन होता है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, तो वो होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ कंपनी, रियल प्रॉफिट ऑफ कंपनी। उसके ऊपर डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ फर्म। तो ईबीआईटी और केओ, और यहाँ पे उसने क्या बोला है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन अनचेंज्ड, उसने कांस्टेंट रखा है इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ डेट। हम डेट कितना ज्यादा लें या कम लें, डब्ल्यूएसीसी को उसने कांस्टेंट कर दिया है। तो इस थियरी के अंदर अजम्पशंस है केओ इज कांस्टेंट एंड इट विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। इट इज ऑपोजिट ऑफ एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच में हम लोगों ने जब डेट कैपिटल को बढ़ाते थे तो डब्ल्यूएसीसी कम हो जाता था। यही सेम पर्सन उसने दूसरी थियरी बनाई। उसने बोला कि डेट को चेंज करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ डेट, चेंजेस इन द डेट or in the capital structure, if you do any changes, the overall cost will remain same. This is NOI approach, net operating income approach, which is opposite of net income approach. उसमें फर्क पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर में जब भी चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट एनआई अप्रोच के हिसाब से हमारा डब्ल्यूएसीसी कम हो जाता है या बढ़ जाता है। लेकिन इस थियरी में केओ जो है वो कांस्टेंट है, ओवरऑल कॉस्ट इज कांस्टेंट। वहां पे क्या कांस्टेंट था, केई एंड केडी वाज कांस्टेंट। यहाँ पे केओ ही कांस्टेंट रख दिया है। वहां पे छोटे छोटे कांस्टेंट थे, केई कांस्टेंट था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड केडी कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट था। तो लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट वाज लेसर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसकी वजह से हमारा डब्ल्यूएसीसी कम हो रहा था। व्हेन वी वर इंक्रीजिंग द डेट कैपिटल, it was decreasing the overall cost of capital, because debt was cheaper and equity was costlier. So when debt was increasing, the cost of capital of company was, overall cost of capital was decreasing. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा। कितना भी चेंजेस करो डेट में, डेट बढ़ाओ कम करो, इक्विटी बढ़ाओ कम करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओवरऑल कॉस्ट विल रिमेन सेम। उसने ऐसा सोचा और उसने थियरी बनाई। The theory suggests that the market value depends upon only on the EBIT, not on the capital structure. उसने बोला ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होता है। The capital structure financing mix is irrelevant. हमने डेट कितना रखा है, इक्विटी कितना रखा है, उससे इस थियरी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है, वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। In this theory, the following assumptions are there. First, find the value of firm as a whole. Investors see the firm as a whole and thus capitalize the total earnings of the firm. Second, KO is constant. Overall cost is constant. WACC, KO का मतलब WACC is constant.
इस थियरी में KO कांस्टेंट रहेगा और KD भी कांस्टेंट रहेगा and there is no tax. As the debt increases in capital structure, it will increase the risk of shareholders. Note down the assumptions. हमारे शेयर होल्डर्स की टेंशन बढ़ जाती है जब उनको पता चलता है हमने डेट कैपिटल हमारे कंपनी ने जिस कंपनी के शेयर होल्डर्स हम लोग ने बाय किए हैं उसी कंपनी ने डिबेंचर्स भी इशू किए हैं. Thus results in the increase in the cost of equity capital. शेयर होल्डर्स को जेलसी होती है, उनको लगता है कि अभी कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, हमें डिविडेंड कम मिलेगा, हमारे प्रॉफिट्स का डाइल्यूशन हो जाएगा, मतलब उनको प्रॉफिट्स देने पड़ेंगे इंटरेस्ट में. तो शेयर होल्डर्स आर डिमांडिंग मोर डिविडेंड. जब वो लोग डिमांड करते हैं कि हमें अभी ज्यादा डिविडेंड चाहिए तो उससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाता है, कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है. यहाँ पे शेयर होल्डर्स डिमांड कर सकते हैं लेकिन फोर्स नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव अ राइट टू फोर्स द कंपनी टू मेक अ डिविडेंड पेमेंट. लेकिन ये बार बार अगर बोलते रहेंगे कि हमें डिविडेंड बढ़ाओ, हमारा डिविडेंड 3% है वो 6% कर दो. वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको जलन होती है कि इन्होंने दे आर जेलस ऑफ डिवेंचर होल्डर्स कि इनको तो रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन हम लोगों को डिविडेंड रेगुलरली नहीं मिलता है. So investors will demand when they come to know from the news. जब वो लोग न्यूज देखेंगे कि हमारी कंपनी ने दिए हैं या बॉन्ड्स इशू किए हैं या लोन लिया है, अगर उनको न्यूज फाइनेंशियल न्यूज से पता चल गया कि कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए हैं या लोन लिया है तो ये लोग फटाफट क्या करते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं और ये लोग बोलते हैं कि हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले. दे विल डिमांड हायर डिविडेंड एंड बिकॉज ऑफ दैट जब भी हम डेट इंक्रीज करते हैं तो शेयर होल्डर्स जेलस हो जाते हैं और उसके वजह से डिमांड ऑफ डिविडेंड विल इंक्रीज. डिमांड ऑफ डिविडेंड विल इंक्रीज and because of that cost of equity will increase. Cost of equity is nothing but the dividend which is given by the company. So डेविड डुरंट ने ये सारे assumptions बनाए जिसमें KO कांस्टेंट रखा और EBIT के बेसिस पे हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है वैल्यू ऑफ फर्म की. EBIT डिवाइड बाय KO. आपको क्वेश्चन में EBIT दिया होगा. EBIT कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन मालूम पड़ती है. कंपनी अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस लेस करके सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट को माइनस नहीं करना है, जो भी उसका रेवेन्यू हो रहा है सेल्स में से या जो भी सर्विसेज दे रही है उसमें से, और उसमें से एक्सपेंसेस नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंसेस माइनस करने हैं. टैक्स और इंटरेस्ट बाद में माइनस होगा. दिस इज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर उसने KO को डिवाइड करके, हमारी फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, वैल्यू ऑफ फर्म हमें कैलकुलेट करने आता है. EBIT अपॉन KO इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ फर्म. अब वैल्यू ऑफ फर्म पहले निकलेगा, उसके बाद डेट कैपिटल को माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा. ओके और नेट इनकम और वैल्यू ऑफ इक्विटी को डिवाइड करने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिलेगा. तो यहाँ पे उल्टा करना है. वहां पे क्या कर रहे थे, नेट इनकम थियरी में
नेट इनकम थियरी में हम लोग क्या कर रहे थे पहले, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर रहे थे, फिर ईबीटी आ रहा था। ईबीटी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करके वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहे थे। यहाँ पे ईबीआईटी को डायरेक्टली केओ से डिवाइड करना है। ऑपरेटिंग इनकम को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स को अगर केओ से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू ऑफ फर्म मिलेगा। और वैल्यू ऑफ फर्म में से क्वेश्चन में हमेशा डिबेंचर का कैपिटल अमाउंट दिया होता है, वो माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म में से, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलने के बाद आपको नेट इनकम निकालने आता है। नेट इनकम कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, उसी ईबीटी को हम लोग नेट इनकम बोलते हैं। नेट इनकम को वैल्यू ऑफ इक्विटी से जब डिवाइड करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। यानी ये 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ईबीआईटी को केओ से डिवाइड करो, केडी क्वेश्चन में डिबेंचर कैपिटल है वो माइनस करो वैल्यू ऑफ फर्म में से, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा। फिर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस और हम अपने को मिलेगा नेट इनकम। The net income will be divided by value of equity. You will get cost of equity. Clear? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की, जब किसी कंपनी की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो हम लोग अर्निंग्स का, उसके करंट अर्निंग्स और फ्यूचर परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसकी अर्निंग्स के बेसिस पे हम लोग उसकी कंपनी की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो डुरंड ने क्या किया था, प्रोफेसर डोरन डेविड, ही डिटरमाइन द बिजनेस वैल्यूएशन। उसने बिजनेस को वैल्यूएशन किया, प्रॉफिट्स को लेकर उसने क्या किया, जो उसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं ईबीआईटी को कंसीडर करके उसने कंपनी की वैल्यू डिटरमाइन की। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द बिजनेस वैल्यू। इक्विटी और डेट वैल्यू को जब हम प्लस करते हैं तो हमें फर्म की वैल्यू मालूम पड़ती है। तो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 ही कंपोनेंट है, एक इक्विटी कंपोनेंट है और एक डेट कंपोनेंट है। कभी भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरी पढ़ोगे तो आपको डेट और इक्विटी 2 ही कंपोनेंट दिखाई देंगे। पूरे प्रेफरेंस कैपिटल को भी इक्विटी के अंदर ही उन्होंने कंसीडर कर दिया है, रिजर्व्स को उन्होंने इक्विटी के अंदर ही डाल दिया है और पीएनएल के प्रॉफिट को भी उन्होंने इक्विटी के अंदर कंसीडर किया है। यानी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इक्विटी कैपिटल और एक होता है डेट कैपिटल। और हम लोगों को वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए अपनी अर्निंग्स को कैपिटलाइज करना पड़ता है। यानी हम लोग को अर्निंग्स को डिवाइड करना है केओ से। EBIT upon KO is called as value of firm. Now you will remember the formula. EBIT upon KO is called as value of firm. So this is called as capitalization of earnings. It is used for valuation of, हमने पूरे बिजनेस की वैल्यू EBIT और KO को डिवाइड करके निकाल लिया। क्वेश्चन write down this question. Question number 3A, Govinda Limited ऑपरेटिंग इनकम बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBIT के बारे में बात हो रही है। EBIT दिया है 9 लाख, इसका कंपनी का करंट अर्निंग्स है, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो 9 लाख की वैल्यू है। द फर्म्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%,
ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये कौन सी थियरी है, NOI, इसमें KD और KO कांस्टेंट रहता है। एंड इट करंटली एम्प्लॉयज 30 लाख ऑफ डेट, कंपनी ने 30 लाख का लोन लिया है, डेट लिया है। उसके अलावा कंपनी की पूरी कॉस्ट अगर देखी जाए, ओवरऑल कॉस्ट जिसमें डेट और इक्विटी दोनों कॉस्ट को मिलाकर 12% वेटेड एवरेज कॉस्ट है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कंपनी का टोटल कॉस्ट है 12% और जिसमें 10% कॉस्ट ऑफ डेट है। KO is given as per NOI approach, KO is constant। assumption में हमने पढ़ा था कि हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है, कंपनी का टोटल कॉस्ट है, वो कांस्टेंट है और कंपनी अर्निंग्स को कैपिटलाइज करती है। अर्निंग्स को कैपिटलाइज करना मतलब EBIT को न्यूमरेटर में लिखना है और KO को डिवाइड करना है, जिससे हमारा वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। अब KO परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज को हम लोग डिवाइड बाय 100 करके लिखते हैं हमेशा। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, जब भी कुछ परसेंटेज में दिया होगा तो आपको डिवाइड बाय 100 करके ही लिखना है। 0.12, 75 lakhs, दिस इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड। हमने इनकम को कंसीडर किया न्यूमरेटर में और हमने कॉस्ट को परसेंटेज में यानी डिवाइड बाय 100 करके लिखा है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बिजनेस वैल्यूएशन। कंपनी के बिजनेस की वैल्यू है 75 lakhs टोटल बिजनेस वैल्यू, जिसमें इक्विटी और डेट दो कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इक्विटी कैपिटल और दूसरा होता है डेट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल के अंदर प्रेफरेंस, रिजर्व, PNL सब आ जाते हैं। तो हमारे एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स के बेसिस पे हम कंपनी की वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब हम लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फर्म में से जब वैल्यू ऑफ डेट माइनस करेंगे, वैल्यू ऑफ डेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 lakhs, यहाँ पे देखो 30 lakhs ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ फर्म में से 30 lakhs माइनस कीजिए, 75 lakhs माइनस 30 lakhs कितना आएगा, 45 lakhs। So this is the value of equity. Next, cost of equity निकालेंगे, KE। Cost of equity is equals to EBIT minus interest. This is called as net income for available for shareholders. Because there is no tax, assumption, याद रखो assumption, as per theory there is no tax. EBIT minus interest is net income for available for shareholders divided by value of equity into 100. 9 lakh EBIT minus interest. इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 30 lakhs का 10% निकालो। कॉस्ट ऑफ डेट इज 10% ऑन 30 lakhs लोन। 30 lakhs का 10% इज 3 lakh। 9 lakh में से इंटरेस्ट डिबेंचर का माइनस करेंगे 3 lakh, आंसर आ जाएगा 6 lakh। 6 lakh डिवाइड बाय 45 lakhs, 6 lakh divided by 45 lakhs. So this is capitalization of earnings. पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विटी, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। 13.33% इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब हम लोग यही क्वेश्चन में डेट को बढ़ा देंगे और हमारा जो KO है वो कांस्टेंट है। सेकेंड पार्ट में हम लोग को क्या करना है, सेकेंड पार्ट में क्या करना है बताओ। डेट को बढ़ा देंगे, कंपनी विल रेज मोर डेट and it will check whether it affects the company's overall cost of capital and value of firm.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B इसी क्वेश्चन से कनेक्टेड है। हम लोग इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहे हैं और डेट को बढ़ा रहे हैं, और हम लोग को ये प्रूव करना है कि जब हमने डेट प्रोपोर्शन को बढ़ाया, जब हमने डेट एक्स्ट्रा डेट रेज किया यानी एक्स्ट्रा लोन लिया, तो क्या हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है। एनओआई अप्रोच को प्रूव करना है कि वो हमारे वैल्यू ऑफ फर्म को चेंज नहीं करेगा और हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो एनओआई अप्रोच को प्रूव करने के लिए हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। So we are proving today NOI approach. Yesterday we have proved one theory, that is NI theory, net income theory. Today we are proving second theory of Durand-David. Same person is writing the second theory also. So you have to remember who is the writer of this theory, Durand-David. Both the theories, लेकिन दोनों में opposite approach रखा है। एक में कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से वैल्यू ऑफ फर्म चेंज हो जाती है, सेकंड वाला आज जो हम कर रहे हैं उससे वैल्यू ऑफ फर्म हमारी चेंज नहीं होगी। KO is constant as per NOI approach, that is 12%. Govinda Limited operating profit before interest tax, that is EBIT, is 9 lakh. KD is constant 10%. Currently it employs 30 lakhs of debt. The overall cost of capital is 12%. A part इसके अंदर extension to this question is, if the company raises 5 lakh more debt at 10%, again at the same rate of interest of 10%, company is raising 5 lakhs extra loan, what is the cost of equity? Calculate. So for calculating cost of equity, step 1 is calculating value of firm. Step 2, calculating the value of equity by deducting the value of debt. Step 3 is calculating the cost of equity. So in the third step, we will be able to determine the cost of equity. KO is constant as per theory, that is 12%. We will capitalize the profits of company and we will calculate the business value. The business value EBIT upon KO, 9 lakhs divided by 0.12. The value of business is 75 lakhs. So again, the value is unchanged. Earlier also it was 75 lakhs. Now also it is 75 lakhs. So it is proved that after changing the capital structure, it does not affect the value of firm. Number 2, we will calculate the second step value of equity. We will deduct the value of debt, value of firm minus value of debt, 75 lakhs minus 35 lakhs. डेट का वैल्यू 30 प्लस 5 35 लाख लेना है। अभी पहले आपने सिर्फ 30 लाख लिया था, अभी आपका एक्स्ट्रा लोन है जिसके वजह से वैल्यू ऑफ इक्विटी 40 लाख हो जाएगा। पहले 45 लाख था, वैल्यू ऑफ इक्विटी कम हो गया, 40 लाख हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू नेट इनकम अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी, EBIT माइनस इंटरेस्ट इनटू 100। Interest on debt 30 lakhs plus 5 lakhs, 35 lakhs into 10%. 35 lakhs का 10% 3,50,000। ये इंटरेस्ट हम EBIT में से माइनस करेंगे और एज पर द थियरी देयर इज नो टैक्स, तो हमारा जो नेट इनकम है वो अवेलेबल है शेयर होल्डर्स के लिए। EBIT 9 lakhs minus 3,50,000, this is the amount of profits available for shareholders. Divide by value of equity, that is 40 lakhs into 100, 13.75. So when we increase the debt proportion, it will increase the cost of equity, but WACC remains constant, KD remains constant. WACC को हम लोग constant रखेंगे, KO को constant रखेंगे और KD को constant रखेंगे as per the theory. Value of firm remains same in NOI approach. Is it clear to everyone? What is NOI? In NOI approach, the value of firm will remain same, and KO will also remain same.